बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात से पीछे पीछे तक पढ़ा था। तो आज हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात क्या हैं? नंबर 1, एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, यानी कि इक्विलिब्रियम को सिर्फ एक बंद सिस्टम में ही हासिल किया जा सकता है। अब बंद सिस्टम से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, आप एक फ्लास्क लें और उस फ्लास्क के अंदर अपने रिएक्टेंट्स डालें। रिएक्टेंट्स डालने के बाद उसके ढक्कन को बंद कर दें, तो ये एक बंद सिस्टम हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। अब उस क्लोज सिस्टम में ना कोई चीज़ अंदर आ सकती है, ना ही कोई चीज़ बाहर जा सकती है। तो यानी कि अब इसमें इक्विलिब्रियम अचीवेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कहना चाह रहा है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं रुकता, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते रहते हैं। ठीक है, किस तरह से होते रहते हैं? उनका रेट तो सेम होता है, पर उनकी जो डायरेक्शन, उनकी सिमत होती है, वो मुखालिफ होती है। तीसरे नंबर पर है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, इवन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर, डेंसिटी एक्सेट्रा रिमेन द सेम। तो कहना चाह रहा है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स की, यानी कि जो रिएक्शन करने वाली चीज़ें हैं, उनकी कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन या अमाउंट, दोनों की दोनों चेंज नहीं होती, वो वही रहती हैं। चौथा पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, आई स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। यानी कि इक्विलिब्रियम को रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स दोनों से ही हासिल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको मिसाल देता हूं कि दो रिएक्टेंट्स ए और बी ने आपस में रिएक्शन किया, रिवर्सिबल रिएक्शन था, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट्स सी और डी बने। तो कहने का मकसद ये है कि हम सी और डी के रिएक्शन करवाने के नतीजे में प्रोडक्ट्स ए और बी भी बना सकते हैं। यानी कि किसी भी सिमत से रिवर्सिबल रिएक्शन को अचीव किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। अब पांचवा पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन एंड अगेन एंड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो उसके कहने का मकसद ये है कि इक्विलिब्रियम की हालत को किसी भी तरफ से हासिल किया जा सकता है, यानी कि रिएक्टेंट से भी शुरू हो सकते हैं, प्रोडक्ट से भी। और इक्विलिब्रियम की हालत में जो है वो खलल भी डाला जा सकता है। ठीक है, यानी कि वही पिछला पॉइंट ही आ गया। अब पांचवा जो पॉइंट है उसको भी हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो उसकी फर्दर डिटेल इस तरह से दी जा सकती है कि इक्विलिब्रियम की हालत को, मतलब उसमें खलल भी हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंद सिस्टम में हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पहले ही मतलब ऐड कर दिए थे, तो यानी कि उसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब उसमें खलल कैसे हम डाल सकते हैं? उसके ऊपर वाला ढक्कन खोल दें, तो उसमें से जो रिएक्टेंट्स होंगे या फिर प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, रिएक्टेंट्स ठोस हालत में से, तो प्रोडक्ट्स माया हालत में या फिर गैस हालत में भी हो सकते हैं। अगर गैस हालत में हुए तो गैस उड़ जाएगी, और अगर गैस उड़ जाएगी तो हमें अपने जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, वो इक्वल नहीं रहेगी। तो इक्विलिब्रियम, फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। तो ये थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक खसूसियात। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है जी लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली है क्या है? ये बेसिकली रिएक्टेंट्स या फिर रिएक्ट करने वाली चीज़ों पर मुनहसर होता है। और ये कैसे, ये हम इसकी डेफिनेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है कि इसे दरियाफ्त मतलब इस लॉ को मतलब पेश किसने किया था? तो गुल्डबर्ग और वेग ने इसे 1869 में पेश किया था। इस लॉ के मुताबिक the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass
and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting substances। तो इस लंबी चौड़ी डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 1 उसने ये बताया, और फिर दूसरे में उसने बताया है और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 1 में बताया है किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिएक्ट करने का रेट यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो बेसिकली एक्टिव मास क्या है? फॉर एग्जांपल एक मैंने फ्लास्क ली, फ्लास्क के अंदर मैंने रिएक्टेंट्स डाले, ठीक है, और उसका ढक्कन बंद कर दिया और मैंने रिएक्शन होने दिया। अब उसमें रिएक्टेंट्स में से रिएक्टेंट्स के फॉर एग्जांपल 8 टुकड़े हैं और 8 टुकड़ों में से 4 टुकड़े आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 4 टुकड़े आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे। तो जो 4 टुकड़े आपस में रिएक्ट करेंगे वो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन करने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ये है जी एक्टिव मास या एक्टिव मास। और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो रिएक्शन होता है उसका रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम कैसे देखेंगे जी? इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, जिसके यूनिट्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब हैं। डेसीमीटर के ऊपर -3 का मतलब है पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और मोलर कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं। दो जो सबसे बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं ना, उसके अंदर हम रिएक्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट से मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर किया जाता है। अब एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उससे हम देखते हैं। A+B रिवर्सिबल एरो, यानी कि एक एरो आगे की तरफ जा रहा है, एक एरो उस दोबारा रिवर्स पीछे की तरफ आ रहा है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ है और प्रोडक्ट्स बने हैं C और D, ठीक है। अब A और B जब रिएक्ट किए तो ये KF और KR ये रिवर्सिबल एरो के ऊपर ये क्या चीज़ें हैं? ये बेसिकली ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ऊपर वाला KF फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है और नीचे वाला जो KR है ये रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A और B और प्रोडक्ट्स हैं C और D, ठीक है। तो फर्ज करें कि A को अगर हम बड़ी ब्रैकेट में रखते हैं, यानी कि A स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना, ये मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्शन A की। B स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्शन B की। C स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्शन C की। और D स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट D की। C ब्रैकेट रिएक्टेंट C की मोलर प्रोडक्ट C की मोलर कंसंट्रेशन थी, ठीक है ना। तो अब पहले हमने ना एक्टिव लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक क्या पढ़ा था जी? किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हासिल ज़रब के, तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ A ज़रब B स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। अब A और B के दरमियान कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों ज़रब हो रहे हैं, इनके हासिल ज़रब है, यानी कि इनका प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, हासिल ज़रब ले रहे हैं। अच्छा, अब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं KF A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, यानी कि हम इसे KF A बड़ी ब्रैकेट B बड़ी ब्रैकेट इससे शो कर रहे हैं। अब K के साथ F क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड था। अब बिल्कुल इसी तरह से रिवर्स रिएक्शन का रेट के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट D, यानी यह स्क्वायर ब्रैकेट C इंटू स्क्वायर ब्रैकेट D, ठीक है। तो अब यहाँ भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी KR लगा रहे हैं। अब K के नीचे R रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि जो KF है और KR है ये तो कांस्टेंट हो गए। अब
जैसा कि आप पहले जानते हैं इक्विलिब्रियम के हालत में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के। तो बिल्कुल इस तरह से द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हम लिखते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में यही होता है, ठीक है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और अच्छा, अब द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऊपर हमने क्या निकाला था, के एफ ए इंटू बी, और रिवर्स रिएक्शन का रेट के आर इंटू सी इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, दो साइड्स हैं दरमियान में इक्वल है, अब हम कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले आएंगे और जो दूसरी चीज़ें मोलर कंसंट्रेशंस उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ऊपर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है ना, इसे इसका जो कांस्टेंट है हम वहीं का वहीं रहने देंगे और दूसरे का कांस्टेंट इसके नीचे आ जाएगा जब दूसरी तरफ उसकी तरफ आएगा तो, ठीक है ना। ये रूल है कि अगर कोई एक साइड अगर कोई ये एक रूल है कि ब्रैकेट बराबर इक्वल साइन के एक तरफ अगर दो मिकदारें ज़रब हो रही हों या फिर मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती हैं, तकसीम हो जाती हैं। तो इसी तरह हमने इसको मतलब इसकी रीअरेंजमेंट की तो हमें मिला के एफ ओवर के बटा के आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, ये जो कि प्रोडक्ट की थी, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए और एंड बी। तो अगर हम के एफ ओवर के आर को अगर हम डिवाइड करें तो हमें एक और कांस्टेंट मिलता है जिसे हम कहते हैं के सी, और इसे के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो गौर करें कि जो सी और डी हैं, चूँकि ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन थी और ए और बी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन थी, तो हम के सी को इस तरह भी तो कह सकते हैं ना, के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये बात आगे अप्लाई भी होगी इंशाल्लाह ताला से, इसको याद रखिएगा। के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि सी और डी प्रोडक्ट्स से और ए और बी रिएक्टेंट्स से, ठीक है ना। तो ये के सी है, ये हमें कांस्टेंट हासिल हुआ है, ये जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है इसको यूज करते हुए। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, यानी एक जनरल रिएक्शन, एक सादा से रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करना या अखज़ करना, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। जनरल रिएक्शन में हम वही ए और बी रिएक्टेंट्स लेंगे और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, सी और डी, पर फर्क सिर्फ ये होगा कि अब के बाद हम इसके मोल्स भी काउंट करेंगे, ठीक है। ए के पहले छोटा ए लगा दिया, बी के पहले छोटा बी लगा दिया, सी के पहले छोटा सी और डी के पहले छोटा डी। ये जो छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी और छोटा डी है ना, ये सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स हैं। स्मॉल ए जो है वो नंबर ऑफ मोल है बड़े ए का जो कि रिएक्टेंट है, ठीक है, और स्मॉल बी जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं बी रिएक्टेंट बी के। इस तरह स्मॉल सी जो है वो नंबर ऑफ मोल है प्रोडक्ट सी के, और स्मॉल डी है वो नंबर ऑफ मोल है प्रोडक्ट डी के, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन of its reactant raised to the power equal to their number of mole in a balanced chemical equation। तो उसके कहने का क्या मतलब है जी इसमें, ठीक है, उसके कहने का मतलब ये है कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट जो कीमियाई मसावात है, केमिकल इक्वेशन है, उसमें रिएक्टेंट्स की मोलर की कंसंट्रेशन की हाथ से ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाथ से ज़रब यहाँ भी प्रोडक्ट आ रहा है, जबकि रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद को उनकी कंसंट्रेशन का कुव्वतनमा बना दिया जाए, ठीक है। अब ये अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये लॉ इसमें अप्लाई, ये जो है ना, ये स्टेटमेंट जो हमने अभी पढ़ी है वो इसी में अप्लाई होगी। तो अब हम देखते हैं जी, ये जो let us first discuss forward reaction. A, B are the reactants, whereas small a and small b are the number of moles. The rate of forward reaction according to law of mass action is, अब ये जो RF है ये है rate of forward reaction. Rate of forward reaction is directly proportional to concentration of reactants A and B raised to the power of their molar concentration. यही हमने definition में पढ़ा था, गौर कीजिएगा।
ठीक है, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था जी, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल। तो ए जो है उसकी पावर स्मॉल ए है, ठीक, जो ए रिएक्टेंट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल ए का मतलब है कि रिएक्टेंट ए की मोलर कंसंट्रेशन ए की जो है उसकी पावर नंबर ऑफ मोल्स में दी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से बी की पावर उसके मोल्स स्मॉल बी हैं, ठीक है ना। अब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम वही के एफ जो कांस्टेंट था उसे हम लगाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से रिवर्स रिएक्शन के लिए, रिवर्स रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्मॉलर कंसंट्रेशन विच इज स्मॉल सी and the into molar concentration of product D raised to the power of its moles D। यानी कि बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था कि स्मॉल a जो है वो मोल है कैपिटल A के, स्मॉल b है मोल्स कैपिटल B के, स्मॉल c है मोल्स कैपिटल C के और स्मॉल d है मोल्स कैपिटल D के। अच्छा, तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आर आर यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू आर एफ इज इक्वल विच इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट की जो हमें ऊपर मिली थी। आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए इंटू ए की पावर ए बी की पावर बी, वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया। और जो के आर है जो कि विच इज इक्वल टू सॉरी आर आ रहा है विच इज इक्वल टू के आर इंटू सी, उसकी पावर थी स्मॉल सी और डी इसकी पावर थी स्मॉल डी, ठीक है जी। तो अब इसकी रीअरेंजमेंट दोबारा से वैसे ही करेंगे, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी ए बी, जिस तरह हमने पहले किया था, बस इसमें पावर्स ही आ गई हैं नहीं। तो के सी के एफ ओवर के आर जिस तरह हमने पहले कहा था, इसको अगर हम के एफ को के आर से डिवाइड करें तो एक नया यूनिट हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं के सी, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो हमें जनरल रिएक्शन की वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने अखज़ किया है, इसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट रिएक्शंस कि जो मतलब इसको इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको ये जो नेक्स्ट आगे एग्जांपल्स आ रही हैं उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू देयर पावर ऑफ मोल्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर पावर ऑफ देयर मोल्स। यानी कि ऊपर वाली जगह पर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और नीचे वाली जगह पर रिएक्टेंट्स आ रहे हैं। ये बात ज़हन नशीन कीजिएगा, के सी इज इक्वल टू रिएक्टेंट्स ओवर प्रोडक्ट्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा। रिएक्टेंट्स ऊपर आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स नीचे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मिसाल देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है जिसके नतीजे में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है, ठीक है। N2 प्लस O2 ये 2NO। अब N2 जो N2 है उससे पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि नाइट्रोजन का 1 मोल है। O2 से किससे पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए O2 का मोल 1 है। अब NO से पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है NO के 2 मोल्स हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो N2 है, N के नीचे 2 है, ये जो नीचे वाले 2 लिखा हुआ है ये उसके मोल्स बिल्कुल नहीं है। अगर N2 के लेफ्ट में कुछ लिखा होता ना तो इसका मतलब है वो उसके मोल्स से, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है उसके मोल्स उसके मोल्स की तादाद 1 है। अच्छा, अब द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू आर आर इज इक्वल टू के आर N2 इंटू O2, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर NOA इसका स्केयर। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था उसमें उसकी पावर उसने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि N2 से पहले कुछ भी नहीं है और O2 से पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर उसके लिए इसका एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा, के सी इज इक्वल टू NO का स्केयर ओवर N2 O2। अगर N2 से के लेफ्ट साइड पर कुछ अदद लिखा होता
तो उसको हम उसकी पावर बना देते। O2 से पहले कुछ लिखा होता तो उसको हम उसकी पावर बना देते। अब NO से पहले लिखा हुआ है 2, तो उसको हमने उसकी पावर बना दिया। ठीक है ना। जो N के नीचे लिखा है 2, उसको पावर नहीं बनानी। O के जो नीचे लिखा हुआ है 2, उसको पावर नहीं बनाना। ठीक है। ये हो गया ये ऊपर वाले रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 2NH3। ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन है। अब इसमें देखिए आप, दो रिएक्टेंट्स हैं N2 और H2, N2 और H2। अब N2 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम इसकी पावर कुछ भी नहीं लिखेंगे। H2 के पहले 3 लिखा हुआ है, इसलिए हम इसकी पावर 3 लिखेंगे। अब जो प्रोडक्ट हमारे पास मिला है 2NH3, अब NH3 से पहले इसके लेफ्ट में 2 लिखा हुआ है, इसलिए हम NH3 की पावर भी 2 ही लिखेंगे। ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF N2 H2 की पावर 3। अब H2 से पहले 3 था, इसलिए हमने इसको इसकी पावर बना दिया। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR NH3। इसका स्केयर हमने इसलिए लगाया क्योंकि इससे पहले भी 2 था। The expression for the equilibrium constant of this reaction is Kc into Kc is equal to product over reactants। प्रोडक्ट क्या था, क्या हमारे पास था NH3। अब NH3 का स्केयर लगा दिया हमने, क्योंकि इसके लेफ्ट में 2 था, इसलिए हमने इसका स्केयर लगा दिया ओवर N2 इंटू H2। अब H2 से पहले 3 था, इसलिए हमने H2 की पावर 3 लगा दी। तो ये था जनरल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को अखज़ करना और साथ ही साथ उसकी एप्लीकेशंस। अब इसके आगे 2-3 एग्जांपल हैं, वो आप खुद इंशाल्लाह ताला कीजिएगा। ठीक है। मैं आपको फिर से ये रूल बता देता हूँ। ये जो मतलब 2-3 ट्रिक्स मैं आपको बताने लगा हूँ फिर से अगेन। ये जो Kc है इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, और अगर मोल्स हैं तो उसकी कुव्वत लगा देनी है या उसकी पावर लगा देनी है। नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है। अगर उसके मोल्स हैं तो उसे कुव्वत में लिख देंगे। ठीक है। तो ये तरीका है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मतलब किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी था। वाइट बोर्ड अवेलेबल होता तो ये वो और भी अच्छे तरीके से समझा जा सकता था, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी की वजह से और थोड़ा बहुत इसलिए भी कि ये जो लॉकडाउन सिचुएशन है ये ज़्यादातर कोलैबोरेशन इसके लिए मतलब कोलैब ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से ये जो वाइट बोर्ड है ये हमारे पास अभी भी मतलब कैमरा और वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से पावर पॉइंट में आप लोग समझ लीजिए। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको इंशाल्लाह ताला से एक्सप्लेन कर देंगे सारा कुछ। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।